8,500 करोड़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2024 के एंड तक हजारों सैलरीड लोगों के 8,500 करोड़ सरकार के पास पड़े हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि जॉब स्विच करते वक्त उन्होंने अपना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया, या जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने कभी ईपीएफ के बारे में सोचा ही नहीं। हेलो एवरीवन, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और फिर भी अपने ईपीएफ और वीपीएफ को सीरियसली नहीं ले रहे या प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, तो हो सकता है बिना जाने ही आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में बड़ी बाधा डाल रहे हो। कुछ लोगों के लिए ईपीएफ के साथ वीपीएफ में इन्वेस्ट करना एक पावरफुल फाइनेंशियल डिसीजन होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये इनएफिशिएंट भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम सैलरी से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स ईपीएफ, वीपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। साथ ही जानेंगे टैक्सेशन रूल्स, विड्रॉवल कंडीशंस और कैसे इंश्योर करें कि आपका हार्ड अर्न पैसा सही जगह पे ग्रो कर रहा है। साथ ही जानेंगे कि किसके ईपीएफ अकाउंट में भारत सरकार फ्री में डाल रही है 15,000 रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएफ होता क्या है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग सिस्टम है। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए कोई गारंटीड रिटर्न देने वाला रिस्क फ्री रिलायबल ऑप्शन नहीं था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल आता है, ये ईपीएफओ के अंडर किसको रजिस्टर होना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। छोटी कंपनीज जिनमें 20 से कम एम्प्लॉयज हैं, वो वॉलेंटरली यानी अपनी इच्छा से रजिस्टर कर सकती हैं। और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या उससे कम है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ईपीएफओ का गोल एक ही है, डिसिप्लिन के साथ रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना। अब देखते हैं ईपीएफओ का सिस्टम काम कैसे करता है। हर महीने एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर भी उतना ही 12% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एम्प्लॉयर का पूरा पैसा एम्प्लॉय के ईपीएफ में नहीं जाता। वो कुछ इस तरह से स्प्लिट होता है। 3.67% जाता है एम्प्लॉय के ईपीएफ कॉर्पस में और 8.33% जाता है ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, जो 15,000 की स्टैट्यूटरी सैलरी लिमिट पर कैप्ड होता है। यानी एम्प्लॉयर 15,000 इंटू 8.33%, जो कि आता है 1,250 रुपए तक ईपीएस में इन्वेस्ट करता है। बाकी एक्सेस अमाउंट ईपीएफ में जाता है। अब ये ईपीएस क्या होता है? ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब एम्प्लॉयर ये जो 8.33% ईपीएस में डालता है, उसके फायदे कुछ इस तरह से है। लाइफ लॉन्ग पेंशन, अगर आपने टोटल 10 साल की सर्विस पूरी की है, तो 58 की एज के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। अर्ली पेंशन, आप 50 साल की एज के बाद भी रिड्यूस पेंशन ले सकते हैं। फैमिली पेंशन, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस यानी पति या पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। लमसम विड्रॉवल, अगर आपकी टोटल सर्विस 10 साल से कम है, तो आप पेंशन का सारा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्म 10C यूज कर सकते हैं। पेंशन कैलकुलेशन सर्विस ईयर्स और एवरेज सैलरी पे बेस्ड होती है, और लॉन्ग सर्विस पर बोनस वेटेज भी मिलता है। लेकिन रुको, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट भी है। अगर आपने जॉब 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन किया है, तो आप ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं होते। इस केस में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ईपीएफ कॉर्पस ज्यादा बड़ा होगा, यानी फायदा तो इसमें भी है। अब 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉयज के लिए एक जरूरी बात, आपको ये जरूर वेरीफाई करना चाहिए कि अगर आप ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो भी गलती से आपका पैसा ईपीएस में तो नहीं जा रहा, क्योंकि आगे चलकर इस अमाउंट को विड्रॉ करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर एडिशनली ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस और ईपीएफ को मैनेज करने के लिए एडमिन चार्जेस भी आपके लिए अपने पॉकेट से भरता है। अब ये ईडीएलआई क्या होता है? हर ईपीएफ मेंबर को एक हिडन बेनिफिट मिलता है, ईडीएलआई एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ये एक एम्प्लॉयर पेड लाइफ इंश्योरेंस है। अगर सर्विस के दौरान मेंबर की डेथ होती है, तो फैमिली को 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक का क्लेम मिल सकता है। क्लेम करने के लिए फॉर्म 5IF यूज होता है। ये फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है फैमिली के लिए। तो चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ईपीएफ की कैलकुलेशन को समझने के लिए। मान लीजिए मंथली आपकी इन हैंड सैलरी है 1 लाख, लेकिन ईपीएफ कैलकुलेशन के लिए सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए लगता है। ये आपको अपने सैलरी स्लिप से मिल जाएगा।
अब हमारे एग्जाम्पल में अगर बेसिक 25,000 है और डीए 5,000, तो ईपीएफ बेस सैलरी हुई 30,000। इस पर इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा। अब यहाँ देखिए, इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है 12% ऑफ 30,000 विच इज 3,600। फिर इम्प्लॉयर ईपीएस में कितना पैसा डालेगा? 8.33% ऑफ 15,000। वो मैक्सिमम इतना ही डाल सकता है क्योंकि 15,000 की लिमिट लगाई हुई है, तो वो आएगा 1,250 रुपए। और अब बाकी का जो बचा पैसा है वो इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है जो ईपीएफ में, उसमें चला जाएगा, जो कि होगा 12% ऑफ 30,000 माइनस ईपीएस शेयर 2,350। यहाँ पे टोटल जो आपके ईपीएफ अकाउंट में मंथली जा रहा है वो है 5,950 रुपीज। और हाँ, आपका एम्प्लॉयर यहाँ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी स्टैट्यूटरी कैप अप्लाई कर सकता है, यानी उसके लिए 12% ऑफ 50,000 पे देना कंपलसरी है। उससे ज्यादा उसे कंट्रीब्यूट करना है या नहीं, ये उसकी चॉइस है। अगर वो ऐसा करता है तो आपका इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो 3,600 ही रहेगा, ईपीएस भी 1,250 ही रहेगा, लेकिन इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में हो जाएगा 3.67% ऑफ 50,000 विच इज ओनली 550। इस केस में मंथली आपके पीएफ में सिर्फ 4,150 जाएंगे। अब रिटर्न देख लेते हैं। करंटली ईपीएफ पे 8.1% सालाना टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन मंथली क्लोजिंग बैलेंस पे होती है, लेकिन क्रेडिट साल में एक बार मार्च एंड पर मिलता है। कई बार ये इंटरेस्ट आपके ईपीएफ के पासबुक में जून से सितंबर के बीच में रिफ्लेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में ये मंथली कंपाउंडिंग बहुत ही पावरफुल होती है। अब चलिए समझते हैं टैक्सेशन कैसे अप्लाई होता है ईपीएफ पे। ईपीएफ हिस्टोरिकली फेमस है अपने ट्रिपल ई बेनिफिट के लिए, यानी एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, लेकिन रूल समझना जरूरी है। टैक्स ऑन कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिमे में हो तो सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। न्यू रेजिमे में ये बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्स ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जनरली टैक्स फ्री होता है, लेकिन अगर आप साल में 2.5 लाख से ज्यादा ईपीएफ प्लस वीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पोर्शन जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। ईपीएफओ आपके टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट अमाउंट के लिए दो अलग अकाउंट मेंटेन करती है। अब आता है टैक्स ऑन विड्रॉवल। यहाँ पेशेंस ही की है। अगर आप 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद पैसा निकालते हैं तो एक एक रुपया टैक्स फ्री है, लेकिन अगर 5 साल से पहले विड्रॉ किया तो ये आपकी सैलरी इनकम में जुड़ जाएगा और हेवी टीडीएस भी कट सकता है। एम्प्लॉयर के साइड के कंट्रीब्यूशन पर भी एक लिमिट है। अगर आपका एम्प्लॉयर ईपीएफ, एनपीएस, सुपर एन्युएशन सब मिला के 7.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट करता है तो वो एक्सेस अमाउंट आपके लिए एक टैक्सेबल परक्विजिट यानी बेनिफिट माना जाएगा। अब देखते हैं इसके विड्रॉवल रूल्स। ईपीएफ कोई कैजुअल सेविंग अकाउंट नहीं है, ये रिटायरमेंट का पैसा है। फुल विड्रॉवल अलाउड है सिर्फ रिटायरमेंट पर या जॉब छोड़ने के 60 दिन अनएम्प्लॉयमेंट के बाद। पार्शियल विड्रॉवल कुछ स्पेसिफिक नीड्स के लिए ही अलाउड है, जैसे शादी, घर बनाना, मेडिकल इमरजेंसी या एजुकेशन। इस सिस्टम का इंटेंशन है फाइनेंशियल सेफ्टी, ना कि आपकी इम्पल्सिव स्पेंडिंग। आप समझते हैं कि वीपीएफ क्या होता है। वीपीएफ यानी वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड, ये आपके ईपीएफ का ही एक्सटेंशन है। आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने बेसिक सैलरी के 100% तक, और वो भी सेम इंटरेस्ट रेट पर। अगर आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम है तो उसे आप पीपीएफ के जरिए बढ़ाकर 2.5 लाख तक ला सकते हैं। मानो अगर आप महीने में सिर्फ 12,500 ईपीएफ में भरते हैं, जो कि होता है सालाना 1.5 लाख रुपए, तो आप अपने एचआर या फाइनेंस टीम से बात करके अपना वीपीएफ अकाउंट खुलवा लें और उसमें एक्स्ट्रा 8,333 यानी सालाना 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। इससे आपकी टोटल ईपीएफ प्लस वीपीएफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2.5 लाख, जिसपे आपको 8.1% गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू एफडी के 6% और पीपीएफ के 7.1% के मुकाबले। लेकिन अगर आप साल में 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। मतलब जो लगभग 8% का रिटर्न आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा वो एक्चुअली प्री टैक्स रिटर्न होगा, और टैक्स के बाद आपका रियल इन हैंड रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप वही एक्स्ट्रा पैसा डेब्ट या इक्विटी म्यूचुअल फंड या एनपीएस जैसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स लगने से पहले यानी प्री टैक्स आपको 10% या उससे ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट और प्रोडक्ट चॉइस। ईपीएफ और वीपीएफ ये कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन याद रखना इसमें लिक्विडिटी कम है
और इसमें इक्विटी जैसा इन्फ्लेशन को बीट करने का पोटेंशियल भी नहीं है। इसीलिए डिसीजन सोच समझ के लेना। मेरा सजेशन है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप सालाना 2.5 लाख ईपीएफ प्लस वीपीएफ में डाल सकते हैं, बट उसके ऊपर की अमाउंट आप म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कीजिए। और आप जानते हैं किसको मिल रहे हैं भारत सरकार से 15,000 बिल्कुल फ्री सीधा ईपीएफ अकाउंट में। अगर आपने या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने 1 अगस्त 2025 के बाद किसी भी ईपीएफओ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जॉब ज्वाइन की है, तो आपको या उन्हें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रुपए 15,000 का इंसेंटिव मिल सकता है। आपको ईपीएफओ के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है और पीएमवीबीआरवाई के टैब पर क्लिक करना है और खुद को रजिस्टर करना है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय होना जरूरी है, मतलब आपने पहले कभी ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन नहीं किया हो। ज्वाइनिंग डेट 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 के बीच की होनी चाहिए। दूसरा, आपका यूएएन नंबर उमंग प्लेटफॉर्म पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू क्रिएट होना चाहिए। तीसरा, आपके एम्प्लॉयर को आपका पहला ईपीएफ कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुली डिपॉजिट करना होगा। चौथा, आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना जरूरी है। आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख पर मंथ या उससे कम होनी चाहिए। सर्विस रिक्वायरमेंट भी है। इंसेंटिव का पहला हिस्सा पाने के लिए कम से कम 6 महीने जॉब कंटिन्यू करनी होगी और दूसरे हिस्से के लिए 12 महीने। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 12 महीने के अंदर ईपीएफओ अप्रूव्ड फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करना मैंडेटरी है, तभी सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो याद रखिए, ईपीएफ यानी रिटायरमेंट सेविंग इंजन, ईपीएस पेंशन सिक्योरिटी, ईडीएलआई मतलब इंश्योरेंस शील्ड, वीपीएफ यानी ऑप्शनल बूस्ट। स्मार्ट प्लानिंग के साथ ये सिर्फ सैलरी रिडक्शन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर भी बन सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस ही एम्पावरमेंट है।